नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना का सवाल उठाया। राहुल गांधी ने पूछा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से क्यों डरते हैं। राहुल ने जातिगत जनगणना को आज की जरूरत बताते हुए देश के लिए जरूरी बताया है। जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता हूं, लोकसभा में बात की, वैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला। हिंदुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? सहमत हैं? कोई भी योजना बनती है, जो 90 सेक्रेटरीज हैं हिंदुस्तान की सरकार के हर मिनिस्ट्री में, वो योजना को डिजाइन करते हैं। कितना पैसा कहां जाएगा वो डिसाइड करते हैं। तो मैंने चेक किया कि भैया इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। आप हिल जाओगे। 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, और वो 3 लोग हिंदुस्तान का सिर्फ 5% बजट कंट्रोल करते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हिंदुस्तान में सिर्फ 5% ओबीसी है? यह सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। और बहनों, कास्ट सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा, तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। अब मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि आप कास्ट सेंसस से डरते क्यों हो। कास्ट सेंसस का डेटा सबके सामने रख दो। जो आपकी सरकार की सच्चाई है, आप हिंदुस्तान की जनता को दिखा दो। संयम, धैर्य और सत्संग, इनको मानने वाले सत्संगियों ने जमीन के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी है। मासूमों को ढाल बनाकर पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। उनका ये रूप देख लोग भी अचंभित दिखे। लोगों ने कहा है कि ये कैसे अनुयायी है जिनके लिए जमीन से सस्ती मासूमों महिलाओं की जान हो चुकी है। पूरा मामला बताते चले कि आगरा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर बवाल हुआ। बुलडोजर देख के भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कल हुए बवाल में कई पुलिस वाले और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए हैं। हालांकि मामले में मंडलायुक्त के आदेश पर एसडीएम प्रशासन के निगरानी में बनी कमेटी ने रात 2 घंटे तक सत्संग सभा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सत्संगियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है। वहीं डीसीपी सिटी ने सत्संगियों को दस्तावेज दिखाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था, जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन बच्चों और महिलाओं को ढाल बनाकर पुलिस पर पथराव हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।
तो बता दें इस वक्त आगरा का माहौल काफी ज्यादा यहाँ पे संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि लगातार पथराव की जा रही है सत्संगियों की तरफ से। अतिक्रमण का यह पूरा मामला है जिसको लेकर सत्संगियों की तरफ से पथराव किए जा रहे हैं। आगरा में सत्संगियों की रणनीति के आगे रविवार को पुलिस भी नाकाम हो गई और नतीजा ये हुआ कि 15 मिनट में 3 बार पुलिस कर्मियों पर पथराव किए गए। महिला और बच्चों को ढाल बनाकर सत्संगियों ने पथराव किए, कील लगे डंडे तक मारे गए पुलिस कर्मियों को। एसओ जगदीशपुरा जितेंद्र कुमार सहित 10 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। इस पूरे पथराव में अधूरी तैयारी ने अफसरों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और कहा यह जा रहा है कि जब गेट नंबर 8 उनकी तरफ से ध्वस्त कर दिया गया था तो सत्संगियों ने रात भर ये गेट एक बार फिर से खड़ा कर दिया। आमिर कादिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे आमिर को। ये पुलिस पर सत्संगियों का पथराव है और ऐसे में शनिवार को कब्जा हटाने के लिए बता दें कि देर रात को दोबारा गेट बना लिया गया। जैसे ही पुलिसकर्मी यहां से जो अतिक्रमण है, जो गेट है, उसको हटा के निकले, वहीं देर रात सत्संगियों द्वारा यहाँ पे एक बार फिर से वो गेट बना लिया गया और इस बार वो गेट जो है वो ताराबंदी उसमें कर दी गई है, कीले वहां पे लगा दिए गए हैं। रविवार को पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची, पूरी तैयारी उनकी नहीं थी जिसके कारण उनको वापस लौटना पड़ा। भगवान टॉकीज पर रास्ता जो है वो पूरी तरीके से सत्संगियों ने रोक दिया था, पुलिसकर्मी आगे नहीं बढ़ पाए और इस तरीके की घटना जो है वो आगरा से अब निकल के सामने आ रही है। बता दें बैरियर लगाकर वाहनों को रोका जा रहा था, पुलिसकर्मियों पर कील डंडे मारे जा रहे थे, ईंट पत्थर से हमला बोला गया, स्पीकर से अनाउंस कर पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया गया सत्संगियों की तरफ से। हर बार पुलिस पीछे हटती गई, बाद में लौटने का फैसला पुलिस ने ले लिया। मामला यही नहीं रुका, बता दें शहर भर के थानों की फोर्स भी बुलाई गई थी, महिला पुलिसकर्मी अलग से बुलाए गए थे। इनमें आधे से ज्यादा पुलिसकर्मी हेलमेट पहन के आए थे ताकि उनको चोट ना लगे। डंडे का भी सहारा उन्होंने लिया था, प्रोटेक्टर के साथ साथ वो थे। मगर जब सत्संगियों के ईंट और पत्थर डंडे लगे तो पुलिसकर्मी मजबूरन पीछे हट गए। आमिर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमिर, अभी भी क्या पथराव हो रहे हैं, माहौल क्या है, अपडेट दीजिए। नहीं मैम, इस समय है ना शांति का माहौल है, पुलिस ने पूरी तरह कंट्रोल कर रखा है और अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है कि पथराव या किसी बवाल की है। और अब तो ये खबर आ रही है सत्संगियों द्वारा कि सत्संगियों को 2 दिन के लिए हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है, तब तक पुलिस उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये पूरा मामला कब से शुरू हुआ, कब से ये चल रहा है आगरा में, पथराव का सिलसिला कब से जारी है? देखिए मैम, पिछले 3 दिन से ये मामला चल रहा था, लेकिन कल शाम को मामला बिगड़ और पुलिस और सत्संगियों के बीच में पथराव का मामला हो गया, जिसको लेकर काफी भगदड़ मच गई और कई लोगों को चोटें भी आई हैं, कई पत्रकार भी घायल हुए उसमें और कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। इसको लेकर पूरी एक आगरा कमिश्नर ऋतु महेश सरी ने एक जांच कमेटी बिठाई है, उसमें जांच की जा रही है, जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस जांच कमेटी का गठन कब हुआ? जांच कमेटी का गठन कल रात को हुआ है और इसके जांच के आदेश दिए गए हैं कि जिसकी भी गलती हुई उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कितने ऐसे अतिक्रमण थे जिनको हटाने के लिए पुलिस पहुंची थी? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि गेट नंबर 8 जो पुलिस ध्वस्त करके रात को गई थी, रातों रात उस गेट को खड़ा कर दिया गया, किलेबंदी वहां पे कर दी गई, जिसके बाद से माहौल और बिगड़ना शुरू हुआ। आमिर, कितनी सच्चाई? हाँ, ये सही बात है कि लगातार सत्संगियों द्वारा जिस अतिक्रमण को पुलिस ने हटाया है उसको दोबारा उन्होंने खड़ा कर दिया है। पिछले 3 दिन से लगातार यही सिलसिला चल रहा था, पुलिस लगातार अतिक्रमण को हटा रही थी और पुलिस उसको बार हटाने के बावजूद भी सत्संगी उसको दोबारा खड़ा कर दे रहे थे रात में। आज भी जिस गेट पर बवाल हुआ था उस गेट पर दोबारा खड़ा कर दिया गया है और उस पर पुलिस वहां नहीं है, पुलिस वहां से हट चुकी है। ठीक है, मेरी नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भोपाल दौरे पर है। पीएम जम्बूरी मैदान में होने वाले भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जहां जहां कांग्रेस गई उस राज्य को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का ठेका अब अर्बन नक्सलियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा,
लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। कांग्रेस के जमाने की खराब कानून व्यवस्था नहीं देखी। यहां के युवाओं ने इस दौर की खस्ता हाल सड़कें नहीं देखी। यहां के युवाओं ने अंधेरे में जीने को मजबूर गांव और शहर नहीं देखे। अपने हर कार्यकाल में भाजपा ने एमपी को नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास किया है। इसलिए यहां के युवाओं ने भाजपा का सुशासन ही देखा है। उन्होंने चारों तरफ से विकास करता मध्य प्रदेश ही देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी गेहूं उत्पादक राज्यों के रूप में देखा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को शिक्षा के उभरते केंद्र के रूप में देखा है और इसलिए आने वाले चुनाव बहुत अहम है। उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। हम अपने आसपास देख रहे हैं कि जब इन्हें राजस्थान में मौका मिला तो कैसे कांग्रेस वहां सिर्फ बर्बादी लाई। हमने महाराष्ट्र में देखा है कि कैसे कांग्रेस ने, गठबंधन ने शामिल होकर लूट को ही अपना नंबर 1 काम बना दिया। साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ के किसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं। किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है, जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। आज जब उनके इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं,
इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सब की ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। तेलंगाना में कांग्रेस और एआईएमआईएम के आमने सामने है, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के अंत में होने वाले राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड से नहीं बल्कि हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। ओवैसी के राहुल गांधी को दिए चैलेंज पर सांसद संजय राउत ने कहा है कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वो हैदराबाद में आकर चुनाव लड़े। अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है कि वो देश में कहीं भी चुनाव लड़ने जाएंगे तो जीत उन्हीं की होगी। चुनाव जीतने के लिए भाजपा को जो रवैया है वो सही नहीं है। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये संसद चलाते हैं। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए।
आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए, वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब की बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। और बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट द्वारा लगाए गए 5 लाख जुर्माने पर भी रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है, सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। भारत ने सोमवार को हांगझो के पिंगफैंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में श्रीलंका को 19 रन से शिकस्त दी है। भारत ने 117 रन का लक्ष्य रखा और जवाब में श्रीलंका ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए। श्रीलंका की ओर से सर्वाधिक रन हसीनी परेरा ने बनाए हैं। नीलाक्षी डी सिल्वा ने 23 और ओशादी रणसिंधे ने 19 रन का योगदान दिया। इन तीनों को छोड़कर अन्य श्रीलंकाई प्लेयर 15 का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके। कप्तान चमारी अटापट्टू 12 और अनुष्का संजीवनी 1 रन पर ही जुटा पाई। भारत के लिए तितास साधु ने 3 जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ ने 2 विकेट चटकाए। दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर और देविका वैद्य ने 1-1 रन शिकारा है। और पलवल में सोना मार्ग पर घुगेरा गांव के निकट कार की ऑटो से टक्कर हो गई, जिसमें सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। साथ ही 4 पुरुषों सहित 12 घायल हो गए हैं। बता दें कि सभी मृतक और घायल जिला नू के कालियाका गांव के रहने वाले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों के बयान लेने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का कहना था कि बयान लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल यमुनानगर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाई है, जो नशे के खिलाफ चलाई जा रही है। इस मुहिम में हरियाणा के लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। बता दें कि साइक्लोथॉन रैली 25 दिन में हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद सोमवार को करनाल में यात्रा का समापन होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री की साइक्लोथॉन रैली से करीब 1,15,000 युवाओं ने नशे को खत्म करने की भागीदारी सुनिश्चित की और बहुत से नशा तस्करों की प्रॉपर्टी को नष्ट किया। साथ ही पड़ोसी राज्य के युवाओं को नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संकल्प दिलाया।
और पानीपत में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधानसभा क्षेत्र समालखा में विभिन्न गांवों में दौरा कर स्थानीय लोगों से उनकी समस्या सुनी। बता दें कि उन्होंने आम जनता के अधिकारियों को समस्याओं के समाधान संबंधित निर्देश दिया और कहा कि परिवार पहचान पत्र में दिए गए आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा सरकार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद पात्र नागरिकों को बीपीएल राशन कार्ड, चिराग आयुष्मान कार्ड, बुढ़ापा पेंशन आदि का लाभ पहुंचा रही है। साथ ही में हरियाणा में भाजपा सरकार मजबूती से कार्य कर रही है और विपक्षी पार्टियां केवल राजनीतिक विरोध करने के लिए भाजपा सरकार के विकास कार्यों का विरोध कर रहे हैं, अन्यथा उनके पास विरोध का कोई भी मुद्दा नहीं है। हरियाणा की भाजपा सरकार सरकारी नौकरियां पारदर्शिता, मेरिट के आधार पर प्रदान कर रही है। सीधे चलेंगे जयपुर, जहां पे प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं और कौन कौन उनके साथ मौजूद है वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जयपुर पहुंच चुके हैं। बता दें कि 4.5 साल बाद यहाँ पे जयपुर में पीएम का रोड शो होगा। इसके बाद वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ पे परिवर्तन यात्रा का समापन उनके द्वारा ही किया जाएगा। तो सीधे तस्वीर जयपुर से आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे रैली में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें इस रैली का मोर्चा जो है महिलाओं को थमाया गया है, महिला ही फ्रंट फुट पे तैनात है, उनकी तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक एक देख रेख महिलाओं की ही में हुई है और तमाम तैयारी में महिलाओं का खासा योगदान इस बार जयपुर में रखा गया है। ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो जयपुर से है। जयपुर में रैली करते हुए यहाँ पे प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, फूलों की बौछार उनके ऊपर कराई जा रही है और माना जा रहा है कि चुनावी बिगुल होगा राजस्थान में। यहाँ पे प्रधानमंत्री चुनावी हुक्कार भरेंगे और चुनावी मैदान में यहाँ पे प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जनता को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार लाई जाए और इसीलिए एक के बाद एक बड़ी रैलियां, रोड शो, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ पे दौरा लगा हुआ है और इसी संदर्भ में एक के बाद एक संबोधन बड़े बड़े नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। मोदी मोदी कुछ ही पलों में विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। गोविंद देव जी की नगरी छोटी। तो रोड शो की तस्वीरें जयपुर से सीधे आप तक पहुंचा रहे थे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री अपना संबोधन भी देंगे तो वो भी आपको सुनवाएंगे क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है। बता दें 4.5 साल बाद ये जयपुर में आयोजन किया गया है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।